चलिए तो हेडिंग डाल लेंगे, व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों का विभाजन करने के लिए जो सबसे प्रमुख आधार होता है उसको कहा जाता है प्रयत्न। तो हेडिंग आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन, या अगर लिख लिए हैं तो नीचे लिख सकते हैं प्रयत्न के आधार पर। तो जब प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का विभाजन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि इस प्रयत्न का मतलब क्या होता है। प्रयत्न का यदि सामान्य अर्थ देखें तो प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना, है कि नहीं, किसी चीज के लिए एफर्ट करना, इसको बोला जाता है प्रयत्न। लेकिन जब हम वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजनों का विभाजन करते हैं तो प्रयत्न का सामान्य अर्थ ना लेकर के इसका विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। यहां पर प्रयत्न का अर्थ होता है समायोजन। मतलब सर, समायोजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। बहुत बढ़िया। समायोजन के आधार पर वर्णों का विभाजन। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा कैसे जाता है सर? सबसे पहले तो समझना है प्रयत्न क्या है। प्रयत्न का मतलब होता है समायोजन। कैसा समायोजन? हमारे मुख का समायोजन। हम एक ही मुखाकृति में सभी वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। आपको अगर क बोलना है तो क बोलने के पहले आपके मुख का स्ट्रक्चर अलग होता है, और प बोलना है तो आपको इस उच्चारण करने के लिए मुख को अलग तरीके से एडजस्ट करना होता है कि नहीं? आप क वाली मुद्रा में प का उच्चारण नहीं कर सकते। क वाला पोजीशन बनाओ, अब प बोलो, ऐसे ही नहीं होगा। आपको मुखाकृति बदलनी पड़ती है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपने मुख को। इसी को बोला जाता है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा जाता है 8 अलग अलग हिस्सों में। ये 8 हिस्से कौन से हैं सर? तो सबसे पहले तो व्यंजनों को लिख लिया जाए। कुल 35 व्यंजनों का विभाजन इसके अंतर्गत किया जाता है। का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, क, ख, ग, घ, न, प, फ, ब, भ, म। 25 हो गए ये। इसके बाद ऐसे ही लिखना है इसको, या, र, ल, व, फिर श, श, स, ह, फिर ड़ और ढ़। कुल 35 व्यंजनों का विभाजन प्रयत्न के आधार पर होता है। 8 भागों में बटेंगे। अब ये 8 भाग कौन से होंगे, ध्यान देना। सबसे पहले भाग में रखा जाता है 16 वर्णों को, ये 4 और ये 12 हो गए। 16, 4, 16। ठीक है, इन 16 वर्णों को नाम दिया जाता है स्पर्शी व्यंजन, और यहीं से खेल चालू हो जाएगा संख्या का। आपको अगर सीधा सीधा पूछेगा कि व्यंजनों के, स्पर्शी व्यंजनों के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो आंसर तो लेना है 25। ठीक है, लेकिन अगर आपको एकदम स्पेसिफिकली पूछ दिया जाए प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 16। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको सीधे सीधे पूछेगा कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं तो आंसर लेना है 25, क्योंकि वो मूल विभाजन। लेकिन अगर प्रयत्न को आधार बना करके पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा स्पर्शी व्यंजन होते हैं केवल 16। अब ये जो बीच में भाग आपको दिखाई पड़ रहा है,
च छ ज झ, है ना, इन वर्णों को नाम दिया जाता है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ये जो चार वर्ण बीच में छूटे हैं, इन वर्णों को नाम दिया जाता है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ये स्पर्शी होने के साथ ही संघर्षी भी हैं, ध्यान रखिएगा, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से वर्ण स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। या अगर आपको ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन कि च छ ज झ हैं और विकल्प में दिया स्पर्शी, विकल्प में दिया संघर्षी, विकल्प में दिया स्पर्शी संघर्षी, विकल्प में दिया संघर्षहीन, तो आंसर लेना स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी आंसर नहीं लेना है उस कंडीशन में, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगर विकल्प में स्पर्शी संघर्षी इन वर्णों के लिए मिला है, मतलब ये स्पर्शी संघर्षी वर्णों में ही आएंगे। इसके बाद अगले भाग में रखे जाते हैं ये पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर, इनको नाम दिया जाता है नासिक्य व्यंजन। ये तीन भाग निकलेंगे 25 वर्णों से, तीन भाग निकले 25 वर्णों से, ठीक है। अब एक भाग में रखा जाएगा या और वा, इन दोनों वर्णों को, या और वा इन दोनों वर्णों को रखा जाएगा एक ग्रुप में, और इन दोनों को नाम दिया जाता है संघर्षहीन व्यंजन। या इन्हीं को नाम दिया जाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर। फिर एक खंड में आते हैं, एक खंड में आएगा र। र को बोला जाता है प्रकंपित। या इसी को बोला जाता है लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन उसको नाम दिया जाता है। और एक भाग में रखा जाता है ल को, इसको, और इसको नाम दिया जाता है पार्श्विक व्यंजन। तो तीन खंड निकले स्पर्शी व्यंजन यानी 25 वर्णों से, और तीन खंड निकलेंगे अंतस्थ वर्णों से, ठीक है। अंतस्थ वर्णों में या और व को संघर्षहीन या अर्धस्वर कहा जाएगा, र को बोला जाएगा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, और ल को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। इसके बाद आते हैं श, श, स, ये चार वर्ण। हाँ, ये चार वर्ण, इन चारों वर्णों को नाम दिया जाता है संघर्षी व्यंजन। क्या नाम देते हैं आप? संघर्षी व्यंजन। इसके बाद आता है ड़ और ढ़, ये दोनों वर्ण। इन दोनों वर्णों को नाम वही दिया जाता है जो पुराना था इनका, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इन 8 भागों में बांटा जाता है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को। क्लियर है? तो 8 भाग मिले हैं। सबसे पहला भाग आप देख रहे हो स्पर्शी व्यंजन। चलो इसको जल्दी से बनाओ, फिर इनकी परिभाषा देखेंगे, है ना। ठीक है, परिभाषा उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन घर में जा करके लिख लेना, जगह छोड़ दिए रहना, ठीक है। बना लिए? हाँ, चलिए। तो सबसे पहले भाग में आते हैं ये 16 वर्ण, इनको नाम दिया है आपने स्पर्शी व्यंजन। इनकी परिभाषा कहती है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी भाग को किसी अन्य भाग से स्पर्श कराना पड़े, स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख का कोई भाग किसी अन्य भाग को स्पर्श करेगा, साथ ही वायु का जिह्वा से संघर्ष भी होगा,
स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद नासिक के व्यंजनों को कहा जाएगा कि ये ऐसे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय वायु को नासिका मार्ग से प्रवाहित करना पड़ता है, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 25 वर्णों से 3 परिभाषाएं आपकी निकलेंगी। इसके बाद या और वा को बोला जाता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु और जिह्वा का किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होता। हीन लिखा है ना, हीन मतलब से रहित, तो संघर्ष से रहित हैं ये। इनका उच्चारण करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा का अनुभव नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। मतलब ये दोनों वर्ण ऐसे हैं स्वरों के अलावा हमारी वर्णमाला में जिनका उच्चारण निर्बाध रूप से होता है। ठीक है, मुख मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। तो मुख मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, ये गुण स्वरों से मिलता है, इसीलिए इन दोनों वर्णों को नाम दिया जाता है अर्ध स्वर। क्योंकि निर्बाध रूप से उच्चारित होना किसका गुण है? स्वरों का। और चूंकि इन वर्णों का गुण स्वरों से मिलता है, इसीलिए इन दोनों वर्णों को नाम दिया जाता है अर्ध स्वर। इसके बाद है र। र को बोला जाता है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित मतलब होता है कांपना। ठीक है, कंपन शब्द से बना है प्रकंपित। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन हो, ऐसे वर्ण को कहा जाता है प्रकंपित व्यंजन। और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है लुंठित, क्योंकि जीभ जब कांप रही होती है, र का उच्चारण करके देखो, जिह्वा का सामने वाला भाग बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा, र, है कि नहीं? तो इसी कांपते हुए जीभ के संपर्क में जब हवा आती है तो वो भी लुढ़कना चालू कर देती है। तो लुढ़कना होता है लुंठित का अर्थ। लुंठित का अर्थ क्या होता है? लुढ़कना। और वायु लुढ़कते हुए मुंह से बाहर निकलती है, इसीलिए इसी वर्ण को लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकंपित वर्ण और लुंठित वर्ण। प्रकंपित वर्ण जिह्वा के आधार पर आप कहते हो, और लुंठित वर्ण वायु के आधार पर कहते हो कि जिह्वा कांप रही है इसीलिए प्रकंपित है, और वायु लुढ़कते हुए मुंह से बाहर निकल रही है इसीलिए लुंठित है। ये दोनों क्रिया होती है र के ही उच्चारण में। ठीक है, इसके बाद ल को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक शब्द बना है पार्श्व शब्द से। पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है साइड्स, आजू बाजू, है ना, राइट लेफ्ट, इसको बोला जाता है पार्श्व। और जब आप ल का उच्चारण करते हैं तो आपके जीभ में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ये सामने का भाग उठेगा, इधर खाली रहेगा, इधर खाली। तो जब ल का उच्चारण किया जाता है तो वायु जीवा के पार्श्व भाग से बाहर निकलती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। यानी जो आपकी जीभ है उस जीभ के आजू बाजू वाले खुले हुए रास्ते से हवा बाहर निकल जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। इसके बाद आते हैं श, श, स, ह, इनको बोला जाता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी इसलिए क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु और जिह्वा का संघर्ष होता है, और उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप तो वायु में ऊष्मा आती है। गर्मी जो आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि वायु से जिह्वा का संघर्ष होता है, इसीलिए इन 4 वर्णों को ऊष्म व्यंजन भी कहते हो, ये तो पढ़ लियो पहले। ये दोनों वर्ण कहलाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु को जिह्वा से इसका उच्चारण करते समय हमको जिह्वा को मोड़ना पड़ता है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है मुड़ा होना। ठीक है, तो ड़ का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमको मोड़नी पड़ती है, इसीलिए इन वर्णों को नाम दिया जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। यहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसके नाम से पूछेगा और वो ऑप्शन में देगा विकल्प में वर्णों को। ठीक है, पूछेगा इनमें संघर्षहीन व्यंजन कौन है, इनमें स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन है, इनमें स्पर्शी व्यंजन कौन है, इनमें नासिक के व्यंजन कौन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। प्रकंपित वर्ण कौन है, पार्श्विक वर्ण कौन, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन। तो इस विभाजन को कम से कम 2 से 3 बार अपनी कॉपी में लिख करके देखना, रफ वाली जगह पे। क्लियर है?
नाम को याद करने की कोशिश करना। पहले तो विभाजन को देखना, उसके बाद फिर नाम को याद करने की कोशिश करना, ये एग्जाम में पूछता है। अब ये जो प्रयत्न है, प्रयत्न का मतलब हमने कहा एडजस्टमेंट, और प्रयत्न का मतलब होता है, प्रयत्न का मतलब होता है सर, आप अपने मुख की आकृति को एडजस्ट करते हो, समायोजित करते हो वर्णों का उच्चारण करते समय। अब ये जो प्रयत्न है या ये जो एडजस्टमेंट है, ये खुद में दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है बाह्य बाह्य प्रयत्न, और दूसरे को बोला जाता है आभ्यंतरिक प्रयत्न। ये दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। बाह्य प्रयत्न उस स्थिति को कहा जाता है जब आप किसी वर्ण का उच्चारण आरंभ नहीं किए हैं। किसी वर्ण का उच्चारण आरंभ करने के पहले आपको अपने मुख की आकृति में जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसको बोला जाता है बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को फिर से बांटा जाता है दो प्रकारों में, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। पढ़ेंगे इसको आगे जाके। आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर भी वर्णों को बांटा जाता है। आभ्यंतरिक प्रयत्न का मतलब क्या होता है? किसी वर्ण का उच्चारण समाप्त करते समय भी हमको अपने मुख को एडजस्ट करना होता है, और इसी एडजस्टमेंट को कहा जाता है आभ्यंतरिक प्रयत्न। आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा जाता है चार प्रकारों में। ठीक है, तो ये संख्या याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है संख्या। सबसे जरूरी चीज है यहां संख्या। तो बाह्य प्रयत्न बोलेगा तो दो प्रकार के, और आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के? चार प्रकार के। अघोष और सघोष, यहां पर नाम आता है विवृत, ईशत विवृत, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये संख्या, संख्या को एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो और आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के चार भेद होते हैं। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्चुअल हिस्से में आते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है वर्णों का उच्चारण स्थल। वर्णों का उच्चारण स्थल, यानी कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है, ये हमको याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से लगभग एक क्वेश्चन आपको हर दूसरे एग्जाम में मिलेगा। तो वर्णों का उच्चारण स्थल याद करने के लिए सबसे पहले तो उन 5 वर्गों के उच्चारण स्थल हमको पता होने चाहिए। 5 वर्ग मतलब समझ गए? हाँ, सबसे पहले आता है कौन सा वर्ग? क वर्ग, बहुत बढ़िया। दूसरा वर्ग आता है च वर्ग, फिर आता है ट वर्ग, फिर आता है त वर्ग, और फिर आता है प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। हर वर्ग का अपना एक निश्चित उच्चारण स्थल है। जैसे क वर्ग, क वर्ग का उच्चारण स्थल होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थल होता है तालु। ट वर्ग का उच्चारण स्थल है मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण स्थल होता है दंत, और प वर्ग का उच्चारण स्थल होता है ओष्ठ। ठीक है, तो ये 5 उच्चारण स्थल होते हैं 5 वर्गों के लिए। इन्हीं 5 वर्गों को आधार बना करके बाकी वर्णों का उच्चारण स्थल याद किया जा सकता है। कैसे सर? देखो, आप ये मत सोचिएगा कि केवल इन 25 वर्णों में से ही किसी वर्ण को उठा के उनका उच्चारण स्थल पूछेगा, जरूरी नहीं है। वो या का उच्चारण स्थल पूछ सकता है, व का पूछ सकता है, स्वरों का पूछ सकता है ना। तो सभी वर्णों का उच्चारण स्थल हमको याद करना है। वर्णों का उच्चारण स्थल याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इससे संबंधित कोई ट्रिक बना लो। तो ट्रिक आपको मैं बना बनाया दे रहा हूं,
बस इतना ध्यान रखना कि जहां से किसी स्वर का उच्चारण होगा उसका लघु रूप जहां से उच्चारित होगा वहीं से उसका दीर्घ रूप भी उच्चारित होगा। यानी जहां से अनार का आ वहीं से आम का आ, जहां से ई वहीं से ई, जहां से उ वहां से उ, ऐसे करके पूरा मामला चलेगा। तो क वर्ग के लिए फॉर्मूला बनता है, देखो क को आप बेस बनाएंगे, क को बेस बनाया हमने, फॉर्मूला लिखेंगे काह। क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिकोड कीजिए। इसको जब डिकोड करेंगे तो आएगा जहां से क वर्ग का उच्चारण होता है वहीं से उच्चारण होगा आ और आ का, क्योंकि जहां से लघु वहीं से दीर्घ, आ की मात्रा लगी है ना, हाँ। वहीं से उच्चारण होगा ह का और वहीं से उच्चारण होगा विसर्ग का। तो पहला फॉर्मूला बन गया क्या, काह, का वर्ग आ और आ, ह और विसर्ग, ये सभी उच्चारित होंगे कहां से, कंठ से। क्लियर? अब दूसरा वर्ग है च वर्ग। च वर्ग के लिए फॉर्मूला बनता है चीयश। क्या बनेगा? चीयश। क्या मतलब हुआ सर? जहां से च वर्ग का उच्चारण हुआ वहीं से उच्चारित होगी लघु ई, वहीं से उच्चारित होगी दीर्घ ई, वहीं से उच्चारित होगा या, और वहीं से उच्चारित होगा शक्कर का शा। क्लियर? फॉर्मूला क्या बन गया? चीयश। तो च वर्ग ई या और शक्कर का शा ये सभी उच्चारित होंगे कहां से, तालु से। अब ट वर्ग के लिए फॉर्मूला बनेगा टाश्रेर। ऐसा कठिन है उच्चारण करना, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, है नहीं? क्या है फॉर्मूला? टाश्रेर, मतलब जहां से ट वर्ग का उच्चारण होगा वहीं से उच्चारित होगा षटकोण का शा, वहीं से उच्चारित होगा ऋषि का री, और वहीं से उच्चारित होगा रस्सी का रा। ठीक है, दिख रहा है अपने को? ट, षटकोण का शा, ऋषि का री और रस्सी का रा, ये सभी उच्चारित होंगे कहां से, मूर्धा से। इसके बाद है ता वर्ग। ता वर्ग के लिए फॉर्मूला बनेगा तसल। ऐसा क्या बनेगा? यानी ता वर्ग जहां से उच्चारित होगा वहीं से उच्चारित होगा सरोता का सा, और वहीं से उच्चारित होगा ल। ठीक है, अब इसके बाद प वर्ग के लिए फॉर्मूला, प वर्ग के लिए फॉर्मूला बनता है पू। यानी प वर्ग, छोटा उ और बड़ा उ, ये सभी उच्चारित होंगे कहां से, ओष्ठ से। क्लियर? तो हर वर्ग का अपना एक निश्चित उच्चारण स्थल होता है और उसी उच्चारण स्थल को आधार बना करके आप फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि सर इसको आगे पीछे क्यों लिख रहे थे आप? कुछ नहीं, आप अगर कभी भूल जाओ तो आपको याद रखने के लिए तालु, मूर्धा, दांत, तालु, मूर्धा, दांत, ता, शा, ता, या, रा, ला, है इसी सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में पढ़ते हो ना? हाँ, तो कभी भूल जाओ तो इसको याद रखना, तालु, मूर्धा, दांत, 1 2 3, तालु, मूर्धा, दांत, शा, शा, सा, या, रा, ला, दोनों का आखिरी आखिरी गायब है। हाँ, तो अपने को दिख रहा है क वर्ग के साथ बैठा हुआ है कि नहीं? दिख रहा है ना? ये दे यार, हाँ। ठीक है, लेकिन सर अभी भी ना कुछ वर्ण हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इसमें। क्या नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखना, आपको नहीं दिखेगा ए, ए नहीं दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, ओ नहीं दिख रहा है, आओ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? और वा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? हाँ, तो ए आपको पता है कि ए कैसे बनता है, आ और ई के मेल से बनता है। आ का उच्चारण स्थल है कहां, कंठ में। ई का उच्चारण स्थल है कहां, तालु में। इसलिए ए का उच्चारण हो जाएगा कंठ तालव्य। ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। और अगर ए कंठ तालव्य है
तो इसका दीर्घ रूप भी तो क्या हो जाएगा सर, कंठ तालव्य। ए भी क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। सेम केस ओ के साथ, ओ का उच्चारण स्थल कैसे बनता है, ओ का उच्चारण कैसे बनता है, आ और ऊ के मेल से। आ का उच्चारण होता है कंठ से, ऊ का उच्चारण होता है ओष्ठ से, तो ओ का उच्चारण हो जाएगा कंठोष्ठ। और ओ अगर कंठोष्ठ है तो औ भी क्या हो जाएगा, क्लियर है बात, औ भी क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब रहा वा। वा का उच्चारण किसी नियम से नहीं बनता, और किसी नियम से नहीं बनता इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वा का उच्चारण स्थल क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। क्लियर, वा का उच्चारण कैसा होता है, दंतोष्ठ होता है। अब सवाल ये आता है कि सर आ और ई इसको जोड़ते तो बैठे नहीं रहेंगे, ये टेबल बनाते तो नहीं रहेंगे। अगर ए का उच्चारण स्थल पूछ लिया तो याद रखना एकता को। किसको याद रखना, एकता। ए कंठ तालव्य है, समझ आ गई बात, ए कंठ तालव्य है, ए क ता, ए कंठ तालव्य। क्लियर है, ठीक है। कभी ए को भूल गए या आय को पूछ लिया तो याद रखना ए और ए का तो उच्चारण स्थल समान है, तो एकता याद रखना, ए कंठ तालव्य वर्ण के अंतर्गत आएगा। अब मान लो आप भूल गए किसको, किसको भूल गए, ओ को। किसको भूल गए, हाँ तो ओ को याद रखना, ओ कंठोष्ठ है। किसको भूल गए, ओ को। ओ को भूल गए ना, तो ओ कंठोष्ठ है, सीधे सीधे। किसको भूले, ओ को, ओ को, ओ कंठोष्ठ है। ठीक है, और वा को भूल गए तो वीडियो देखना, वह दंतोष्ठ है। क्लियर, वह कैसा है, दंतोष्ठ है। तो याद कैसे भी करो, याद होने से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एकदम प्योर रटने का चीज है। और रटने के लिए अगर किताब में देखोगे तो सर वो कभी याद नहीं होगा। किताब में जैसा दिया है वैसा याद करने के लिए जाओगे तो ये कभी याद नहीं होगा, वहां का यहाँ, यहाँ का वहां कंफ्यूज करेगा। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ये आप इसको कोड के माध्यम से याद कर लो। ठीक है, याद हो जाएगा। तो क वर्ग के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, काह। क वर्ग, आ और आ, हा और विसर्ग सब उच्चारित होंगे कहां से, कंठ से उच्चारित होंगे, है नहीं। इसके बाद चीयश मतलब च वर्ग, छोटी बड़ी या शक्कर का शा, ये सब उच्चारित होकर के ये सब मिलेंगे कहां पे, तालु से। फिर ट वर्ग के लिए फॉर्मूला बनेगा ट श्रीर। ट वर्ग षटकोण का श, ऋषि का री, रस्ती का रा, सब उच्चारित होंगे कहां से, मूर्धा से। फिर है तसल, त वर्ग को बेस बनाए, त वर्ग सरोता का स, ला, ये सब उच्चारित होंगे कहां से, दंत से। और उच्चारण स्थल प वर्ग का है पू, यानी प वर्ग छोटा ऊ बड़ा ऊ, सब उच्चारित होंगे कहां से, ओष्ठ से। ए को भूल गए तो एकता याद रखना, ए कंठ तालव्य है। फिर भूलोगे ओ को तो ओ कंठोष्ठ है। फिर भूलोगे वा को तो वीडियो देखना, व दंतोष्ठ है। क्लियर, ठीक है। तो ये उच्चारण स्थल एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करके जाना। क्लियर है, ठीक। चल अब आते हैं अगले विभाजन में। अगला जो विभाजन है इसको बोला जाता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो सवाल ये आता है कि सर ये प्राणत्व क्या होता है, प्राणत्व किसको कहा जाता है कि नहीं। देखो प्राणत्व शब्द बना है प्राण शब्द से। प्राणत्व शब्द का मूल शब्द क्या है, प्राण, और प्राण का मतलब होता है श्वास।
तो किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले श्वास की मात्रा के आधार पर जब आप विभाजन करते हैं वर्णों का, तो उसी को कहा जाता है प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। यानी किसी वर्ण का उच्चारण करने में, किसी वर्ण का उच्चारण करने में आपको कितना श्वास लग रहा है, इसी के आधार पर आप विभाजन करते हैं वर्णों का। तो प्राणत्व के आधार पर ये जो वर्णों का विभाजन है, इसमें बेसिकली दो प्रकार के वर्ण आते हैं। एक ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास लगेगा, दूसरा ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास लगे। तो ये विभाजन जो है ये बेसिकली हमारी वर्णमाला में लाया गया था स्पर्शी व्यंजन वर्णों के लिए। स्पर्शी व्यंजन समझ गए, 25 वर्ण। क्यों ऐसा सर? क्योंकि वही 25 वर्ण ऐसे हैं जिनमें हमको ये व्यवस्था देखने को मिलती है। कैसी व्यवस्था? उसमें ये व्यवस्था मिलती है कि सर हर वर्ग का पहला वर्ण जो होगा इसमें कम श्वास लगेगा, ठीक अगला वर्ण ऐसा जिसमें अधिक श्वास लगेगा, फिर अगला वर्ण ऐसा जिसमें कम श्वास लगेगा, फिर अगला वर्ण ऐसा जिसमें कम श्वास लगे, फिर अगला वर्ण ऐसा जिसमें अधिक श्वास लगे, फिर कम श्वास लगे, ऐसा। तो श्वासों के आरोह और अवरोह का हमको एक क्रम मिलता है स्पर्शी व्यंजन वर्णों में। जैसे मान लो अगर मैं क वर्ग की बात करूं तो क कम श्वास से उच्चारित होगा, ख में ज्यादा श्वास लगेगा, ग में कम, ख में ज्यादा और अंगा में फिर से कम। वैसे ही च वर्ग में च में कम, छ में ज्यादा, ज में कम, झ में ज्यादा और इया में कम। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 25 वर्णों के लिए विभाजन आता है। और इन 25 वर्णों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ऐसा है जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा कम है। और इसीलिए किताबों में लिखा होता है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्णों की श्रेणी में आते हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्णों में आता है। वहीं अगर हम बात करें महाप्राण वर्णों की, तो महाप्राण वर्णों के अंतर्गत आएंगे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? महाप्राण वर्णों के अंतर्गत रखे जाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो क्या सर केवल इन 25 वर्णों का विभाजन होता है क्या? नहीं नहीं, और है। महाप्राण वर्णों के अंतर्गत हम इनके अलावा ऐड करते हैं श, श, स और ह को। वहीं अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत ऐड किया जाता है य, र, ल और व, इन वर्णों को। ठीक है, क्लियर है? तो यदि मैं यहां से संख्या निकालने के लिए जाऊं अल्प प्राण व्यंजनों की और महाप्राण व्यंजनों की, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? देखो दो क्वेश्चन बता रहा हूं यहां से। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या, इसी प्रकार एक क्वेश्चन आएगा अल्प प्राण वर्णों की संख्या। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा महाप्राण व्यंजनों की संख्या, और दूसरा क्वेश्चन आएगा इसमें महाप्राण वर्णों की संख्या। अंतर होता है दोनों में, ठीक है? हाँ, जैसे
अल्प प्राण वर्णों की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको वर्णमाला के शुरुआत में जब स्वरों की परिभाषा बताई थी तो मैंने बताया था कि चूंकि स्वरों का उच्चारण निर्बाध रूप से होता है, इसीलिए जितने स्वर हैं सब के सब अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो मान लो आपको कभी क्वेश्चन किया अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसको हटा करके गिनेंगे। मतलब अल्प प्राण ये दिख रहा है 5 5 5 15 15 4 19। क्लियर है? और अगर इसमें स्वरों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? अल्प प्राण वर्ण बन जाएगा। और इसमें हमको फिर ऐड करना पड़ेगा कितना? 11, क्योंकि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो टोटल कितने हो जाएंगे अल्प प्राण वर्ण? 30। ठीक है। महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितने निकलेगी व्यंजनों की? अरे 5 5 10 4 14 निकलेगा ना। अब महाप्राण वर्ण बोलूंगा तो कुछ ऐड कर सकते हैं क्या उसमें? नहीं कर सकते। मतलब महाप्राण वर्णों की संख्या भी कितना पूछेगा आपको? कितना बोलेगा? 14। तो जब महाप्राण वर्ण बोलते हैं हम लोग तो 44 वर्णों का विभाजन होता है, 30 और 14, है ना। मतलब वर्णों की संख्या अगर सॉरी प्राणत्व के आधार पर वर्णों की संख्या बोलूंगा ना तो कुल 44 वर्णों का विभाजन हुआ, अल्प प्राण के 30 और महाप्राण के 14। लेकिन जब प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का विभाजन मैं कहूंगा तो केवल 33 वर्णों का विभाजन है। क्यों? क्योंकि यहां से 19 और यहां से 14। क्लियर है? तो आपको ना उस शब्द को देख करके आंसर टिक लगाना है कि वहां पर क्या पूछा है आपको। अगर आपको महाप्राण वर्ण पूछा है तो निश्चित रूप से वहां पर वर्णों की संख्या कितनी होगी? महाप्राण वर्ण 14 और अल्प प्राण वर्ण बोलेगा तो 30, अल्प प्राण व्यंजन बोलेगा तो 19 और महाप्राण व्यंजन बोलेगा तो 14। ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखिएगा, यह है प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। हाँ हाँ। क्या ये 30 और 14 वर्ण? क्वेश्चन पूछेगा अल्प प्राण वर्ण कितने हैं। ठीक है, तो वर्णों की संख्या बोलेगा तो 30, क्योंकि उसमें स्वरों और व्यंजनों को जोड़ना पड़ेगा। स्वर भी तो वर्ण होते हैं ना, स्वर भी तो वर्ण है। तो अगर आपको पूछेगा अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको 30 लेना है। और अगर पूछेगा अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपको स्वरों की संख्या को इसमें से घटाना पड़ेगा। 30 में से 11 घटाओगे तो आएगा कितना? 19। अगर आपको महाप्राण व्यंजनों की संख्या बोलेगा तो 14। अब इसमें जोड़ने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो महाप्राण वर्णों की संख्या बोलेगा तो भी 14 ही होगा। ठीक है। हाँ तो 44 हो जाएगा ना। वैसा नहीं बनेगा, वैसा नहीं बनता। वहां पूछेगा महाप्राण वर्णों की संख्या, महाप्राण व्यंजनों की संख्या, अल्प प्राण वर्णों की संख्या, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या। ठीक है। वो जोड़ने वाला थोड़ी क्वेश्चन देगा, जोड़ने वाला देगा तो सीधा पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ये पूछेगा। ठीक है। हाँ चलिए, अगले भाग में आता है घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। इसके बाद कौन सी क्लास है? देव सर, देवनारायण सर पढ़ाते हैं ना। हाँ। घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो सबसे पहले तो हमको इसको समझना होगा, ये घोषत्व मतलब क्या? घोषत्व मतलब होता है किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में होने वाला कंपन। ठीक है, इसीलिए इसको स्वर यंत्र के कंपन के आधार पर, स्वर यंत्र के
कंपन या घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर यंत्र के कंपन के आधार पर वर्णों को बांटा जाता है दो भागों में। कौन से दो भाग में? एक, जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में कंपन होगा, और दूसरे वो जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन नहीं होगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता वो कहलाते हैं आघोष वर्ण, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन होता है वो कहलाते हैं सघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अब ये जो आघोष वर्ण है और सघोष वर्ण है इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो देखो, ये विभाजन भी अगर देखा जाए ना तो पूरे वर्णों के लिए नहीं आता। ठीक है, ये आता है 44 वर्णों के लिए। इस विभाजन को भी हम कितने वर्णों के लिए करते हैं? 44 वर्णों के लिए। ठीक है, लेकिन पहले तो पूरी वर्णमाला के 52 वर्णों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वर। तो ध्यान रखिएगा, सभी स्वर सघोष होते हैं, मतलब आ से लेकर के आओ तक के जितने वर्ण हैं सबके सब सघोष वर्णों के अंतर्गत आएंगे। दूसरे भाग में आएंगे अयोगवाह। ठीक है, अब इसके बाद हमारी वर्णमाला में वही आते हैं ना। हाँ, तो दूसरे भाग में हम रखते हैं अयोगवाह वर्णों को। आप लोग लिखना मत, नहीं तो बाद में काटना पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्णों को हटाना है। इसके बाद आएंगे स्पर्शी व्यंजन, है कि नहीं? स्पर्शी व्यंजन, तो स्पर्शी व्यंजन वर्णों में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है, जबकि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आघोष। मतलब क वर्ग है तो क ख आघोष, ग घ अंगा सघोष, च छ आघोष, ज झ इया सघोष। ऐसे चलता है पूरा मामला। ठीक है, इसके बाद अंतस्थ व्यंजनों में चारों वर्ण यानी य, र, ल, व सघोष हैं। ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत देखा जाए तो ह सघोष होता है, जबकि षकार जो होते हैं श, श, स ये आघोष होते हैं। इसके बाद आते हैं कौन? संयुक्त व्यंजन, है ना। इसके बाद कौन आते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इसके बाद रखा जाएगा किनको? उत्क्षिप्त व्यंजनों को, ड़ा और ढा। ठीक है, तो ये वर्णमाला के 52 वर्ण यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। ठीक, अब यदि मैं इनको टोटल करूंगा, ध्यान देना, यदि मैं इनको टोटल करूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो 13 वर्ण आएंगे। ये 13 वर्ण, 1 2 मतलब हर वर्ग के 2 वर्ण, वर्गों की संख्या 5, तो 5 दूनी 10, 10 3 13 आ गए। ठीक, स्वरों की संख्या है यहां पर 11। तीसरा, चौथा, पांचवा 3 वर्ण एक वर्ग के, हर वर्ग के 3 वर्ण, वर्णों की संख्या 15। 4 ये हो गए, हाँ 1 हो गया। ठीक है, अब अयोगवाह वर्णों को आप इसमें काउंट नहीं करते हैं। देखो मैंने बोला ना 8 वर्णों को हटाना पड़ेगा अपने को, तो 8 वर्ण हटेंगे कहां से? ये 8 वर्ण हटेंगे। अयोगवाह के 2 वर्ण हटेंगे, क्षत्र, ज्ञ, 4 वर्ण हो गए, ड़ 2 हो गए, 8 हो गए ना। इन 8 वर्णों को विभाजन में शामिल नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। इन 8 वर्णों को विभाजन में शामिल नहीं करते। तो यहां से अगर आप टोटल करोगे तो ये 31 आएंगे। देखिए, तो 13 और 31, 13 और 31 आएगा ऐसा। 13 आघोष वर्ण है और सघोष वर्ण हो गए 13। अब मान लो मुझे क्वेश्चन किया गया कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो सघोष वर्णों की संख्या हो जाएगी कितनी? 31। लेकिन अगर मुझे पूछ दिया जाए सघोष
व्यंजन कितने होते हैं, तो मुझे इसमें से 11 घटाना पड़ेगा, और 11 घटाऊंगा तो कितना बचेगा। क्लियर है। ये संख्या बनेगी सघोष व्यंजनों की। ठीक, यहां पर तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि स्वर उसमें इंक्लूड है ही नहीं। तो अगर आपको सघोष वर्ण सॉरी आघोष वर्णों की संख्या बोले या आघोष व्यंजनों की संख्या बोले, आंसर दोनों ही स्थितियों में कितना आएगा। क्लियर है। ठीक है, तो चलो ये याद रखना, संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्याओं से क्वेश्चन उठा करके डायरेक्ट देता है। संख्या नहीं देगा तो विभाजन करने के लिए बोलेगा बोलेगा आपको विभाजन समझ में आना चाहिए। याद हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को पढ़ने का अप्रोच एकदम अलग है, ध्यान रखना। अल्प प्राण महाप्राण को जब आप पढ़ते हो तो इसको पढ़ने का अप्रोच एकदम अलग है। ठीक है, इसको पढ़ने का अप्रोच एकदम अलग है। और जब आघोष और सघोष पढ़ते हो तो इसको पढ़ने का अप्रोच एकदम अलग है। ठीक है, संख्याएं अलग है तो इसीलिए ये कंफ्यूज करता है। तो इन सब को एक जगह पर लिख लेना। क्लियर है, और उसी सीक्वेंस में लिखना जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है, ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। क्लियर है। हाँ, अब नहीं होगा। ठीक है, हाँ इसको एकदम क्लियर रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चल तो ये है आपकी वर्णमाला, ये अंतिम टॉपिक था वर्णमाला का। तो वर्णमाला के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आपने केवल अनार के या आम क्या देखा है, बहुत सारी चीजें होती है वर्णमाला में पढ़ने के लिए और सबको आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसको बस अब प्रैक्टिस करना, पुराने क्वेश्चन लगाना। पुराने क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न का पता चलेगा कि यहां से क्वेश्चन किस किस पैटर्न में पूछा जाता है ना। तो आप लोग क्वेश्चन बनाइए, कोई डाउट आएगा तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं तो हूं ही फिर।